ચાલો આપણે અત્યાર સુધીમાં ફંગસના ક્લાસિફિકેશનની વાત કરી છે. દેર આર 4 ક્લાસીસ ઓફ ફંગસ, રાઈટ? ચાલો, કોને નામ યાદ છે? ફંગસના 4 ક્લાસીસના નામ કોને યાદ છે? ફટાફટ. એમ આઈ ઓડિબલ? એમ આઈ ઓડિબલ? એ લાવ રિસ્પોન્સ તો આપો એટલે મને ખબર પડે. એમ આઈ ઓડિબલ? હા એમ, ઓકે, હા એમ. આ તો એમ કહું છું, આપણે ફંગસના 4 ક્લાસીસના જે વાત કરી थी छल्ले, हमने फंगस के 4 क्लासेस के बारे में बात की थी इसके पहले के लेक्चर में, तो मैं उसका नाम पूछ रहा हूं आपसे. चलिए फटाफट, किसको पता है? हु नोज इट? ओके चलो, एक मिनट. वलसाड़ सेंटर हैंड रेज हुआ है. वलसाड़ सेंटर का हैंड रेज करना है आपको, जिसको भी पता है. वलसाड़ सेंटर फर्स्ट. ओके ओके. तो सबसे पहला था फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज. ये 4 टाइप की फंगस के बारे में हमें बात करनी है. सो सबसे पहले हमने बात जो शुरू की है, फर्स्ट व्हाट्सो एवर क्लास वी हैव स्टार्टेड टू क्लासीफाई, उसका नाम है फाइकोमाइसिटीज कॉल्ड लोअर फंजाई, जिसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है. हम पहुंचे हैं उसके रिप्रोडक्शन पर. तो सेकंड पॉइंट ऑफ फाइकोमाइसिटीज, दैट इज लोअर फंजाई, इज अबाउट इट्स रिप्रोडक्शन कैपेसिटी. तो वहां पे जब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर. वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑल राइट. फाइकोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर, आई रिपीट, फाइकोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर, दे आर वेरी यूनिक एंड स्पेशल. बहुत ही अलग है, राइट? अलग इसलिए है कि दे आर फ्री लिविंग, दे आर डाइनोफ्लैजिलेट्स. उसके पास 2 फ्लैजिला होती है. दे आर मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह स्विम करके अपने आप जा सकते हैं. तो वो लोकोमोशन करना, स्विम करना, फ्लाई करना, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनिमल्स की है, जिसका बायोलॉजी के अंदर जो नाम प्रोनाउंसिएशन होता है ZOO, जू. तो इसलिए इस स्पोर को बोला जाएगा जू स्पोर. तो ये जो स्पोर देखने को मिलेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसकी जो स्पोर देखने को मिलेगी आपको, एसेक्सुअल स्पोर, जो 2 फ्लैजेला के कारण वो अलग है और लोकोमोट कर सकती है, एंड इसका नाम होगा जूस्पोर. तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको यूनिकली याद रखनी पड़ेगी, राइट? सो ऐसे भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं. सो इफ इट इज मोटाइल, इट इज जूस्पोर, एंड इफ दे आर नॉन मोटाइल, इट इज कॉल्ड ए प्लेनोस्पोर. ए प्लेनोस्पोर. अगर वो मोटाइल नहीं है तो नॉर्मल है, तो वो ए प्लेनोस्पोर है. रेडी? वो जिस पार्ट के अंदर बनते हैं, स्पोर जिस पार्ट के अंदर बनते हैं, वो पार्ट को आप बोलोगे स्पोरोगोनिया. आई रिपीट, उस पार्ट को आप बोलोगे स्पोरोगोनिया. तो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्रोकन है एक साइड से. अगर ब्रोकन नहीं होता, अगर ये कंटिन्यू होता, तो ये स्पोरोगोनिया हो जाता. ये ब्रेक होके स्पोर को रिलीज कर रहा है. तो जो पार्ट ब्रोक हुआ है, ब्रोकन हुआ है, दैट पार्ट इज स्पोरोगोनिया. जहां पे स्पोर बनते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, एंड आफ्टर मैच्योरेशन रिलीज्ड होंगे. सो स्पोरोगोनिया इज अ प्लेस where spores are getting produced and will be released later on, right? So that's what sporogonia and spore. All right, now comes sexual reproduction. So
अगेन द सेम पैटर्न जो मैंने इसके पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बात की थी, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. सो द कॉन्जुगेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हियर, राइट. तो ये दो अलग अलग हाइफे होती है, उसमें एक एक सेल जो है डिफ्रेंशिएट होगा, वो सेल एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगा और बनाएगा, यहाँ पे ये मर्ज हुआ, ये दोनों मर्ज हुए, पहले उसका साइटोप्लाज्म मर्ज होगा, प्लाज्मोगेमी, बाद में उसका न्यूक्लियस मर्ज होगा, कैरियोगेमी. कैरियोगेमी जब हो जाएगी उसके बाद एक स्पेशलाइज्ड सेल बनेगा जिसको हम बोलेंगे जाइगोट. जाइगोट के अराउंड एक टफ लेयर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर. और उसमें से नेक्स्ट जब जिसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन आएगी, उसके बाद वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाएगा, नई बॉडी बना देगा. तो दिस इज हाउ विथ द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन दे आर डूइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स और उसके बाद जो बनेगा वो होगा जाइगोस्पोर. तो यहां पे जाइगोस्पोर इज अ यूनिक फीचर. आई रिपीट, यहां पे जाइगोस्पोर बनता है, वो है एक यूनिक फीचर. अब जाइगोट के आगे स्पोर लगा दिया, उसका रीजन ये है कि जाइगोट बनने के बाद उसके ऊपर एक टफ कोटिंग बन जाती है, स्पोर जैसा बन जाता है जाइगोट, इसलिए उसका नाम पड़ा है जाइगोस्पोर. सो डू रिमेंबर द इंपॉर्टेंस ऑफ जाइगोस्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर. गैमेट्स तीन टाइप के होंगे, या तो होगा आइसोगेमस, या होगा इन आइसोगेमस, या होगा oogamous. आई रिपीट, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन विच आर सीन हियर. एक होगा आइसोगेमस, एक होगा इन आइसोगेमस, और एक होगा oogamous. फाइन. सुरेंद्रनगर सेंटर, इन आइसोगेमस मीनिंग इन आइसोगेमस मीनिंग. So in this, both the sports are not flagellated. One is flagellated, but second one is different in size. So when they are not similar with respect to size, definitely, then it is in isogamous. राइट, उसको हम बोलेंगे इन आइसोगेमस. पालनपुर सूरत सेंटर, इन आइसोगेमस एंड आइसोगेमस, दोनों के बीच का डिफरेंस है एक. इन आइसोगेमस मैंने बोला जब वो सेम नहीं है, तो आइसोगेमस का मतलब इन आइसोगेमस में बोथ गैमेट डिसिमिलर होते हैं और आइसोगेमस में बोथ गैमेट सेम होते हैं. ओके, गुड. एक आपसे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा सेम वे. अगर इन आइसोगेमस है तो उसमें जो डिसिमिलरिटी है उसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे? मीन्स कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, दैट्स द क्वेश्चन अल्टीमेटली. या तो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लैजेलेटेड होंगे, या तो बोथ मेल एंड फीमेल नॉन मोटाइल होंगे, मतलब फ्लैजेला नहीं होगा. ओके और ओके, कैरी ऑन. साइज सिमिलरिटी होगी. साइज में सिमिलरिटी होगी. ओके ओके. एन आइसोगेमस में अगर साइज की सिमिलरिटी है तो एन आइसोगेमस नहीं है, तो उसको आइसोगेमस बोलेंगे. सो साइज में डिफरेंस है दोनों में, राइट. ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम, फाइन, ऑल राइट. एस्पायर सूरत, साइज के हिसाब से दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए?
एन आइसोगेमस में। एन आइसोगेमस में साइज के हिसाब से क्या डिफरेंस होना चाहिए? हैंड रेज मत करो, क्योंकि अभी क्या है कि जिसको हैंड रेज करोगे उसको पूछूंगा तो बाकी के सेंटर आराम से जल से मार रहे हैं बैठे बैठे, तो सबका टर्न आना चाहिए ना, सबको लाभ मिलना चाहिए इक्वली। पता तो चले कौन कौन पढ़ रहे हैं, कौन कौन सिर्फ देख रहे हैं। ओके, मोनार्क सूरत, चलिए मोनार्क सूरत, सेम क्वेश्चन। सर जो फीमेल होगा ना उसका जो वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल होगा ना स्पर्म होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। ओके, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। एन आइसोगेमस में यूजुअली क्या होता है कि मेल गैमिट जो होता है वो साइज में छोटा होता है एंड फीमेल गैमिट जो होता है साइज में बड़ा होता है। डू रिमेंबर दिस। जिसको पता नहीं है, आज तक नहीं लगा है, तो वो याद कर लेंगे एक बार। आइसोगेमस में दोनों का साइज सेम होता है, एन आइसोगेमस में दोनों का साइज डिफरेंट होता है। अगर दोनों का साइज डिफरेंट है तो इट इज ऑलवेज लाइक कि मेल गैमिट छोटा होगा, फीमेल बड़ा होगा, राइट? तो ये एक बात आपको याद रखनी है। हाँ, एन आइसोगेमस में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर दोनों मोटाइल है और दोनों नॉन मोटाइल है, वो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक आंसर सूरत पालनपुर से आया था, तो वो सही बात है, दैट इज प्रॉपर जजमेंट। आई मीन मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब बात आती है ऊगेमस की। चलो अब मैं पूछता हूं, ईडर सेंटर पता है? ऊगेमस का मतलब ईडर सेंटर। ईडर सेंटर, ऊगेमस। आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही है, शायद ऐसा है कि योर ફિમેલ ગેમેટ મોટું હોય, મેલ ગેમેટ નાનું હોય અને મોટાઇલ. ઓકે, મોટાઇલ કયું હોય, મેલ કે ફિમેલ? મેલ ઓકે, મેલ મોટાઇલ છે, મેલ છે એ ફર્ટિલાઇઝેશન કરે છે, राइट? सो डू रिमेंबर दिस। ओके, डू रिमेंबर दिस। यहां पे जब मैं बात करूंगा ऊगेमस में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कौन करता है? मेल गैमीट करता है, राइट? किसका करता है? फीमेल गैमीट का करता है। उसके बाद फीमेल गैमीट जो है वो बन जाएगा जाइगोट। सो दिस इज द प्रोसेस। व्हाट यू नो इज अबाउट oogamous काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे जो होगा ना दोनों में, वो होगा कॉन्जुगेशन। यहां पे कॉन्जुगेशन होता है, दोनों सेल्स एक दूसरे में कंप्लीटली मर्ज होते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब यह है दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों एक दूसरे के तरफ जाते हैं। इसमें सिर्फ मेल गैमिट का ट्रांसफर होता है, इसमें दोनों का होगा यहां पे। दैट इज डिफरेंस बिटवीन एन आइसोगेमस एंड oogamous। डू रिमेंबर दिस प्लीज। फाइन, ये आपको याद रखना है। तो यहां तक हम क्लियर हो चुके हैं उसके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तक। ऑल राइट, नाउ कम्स ग्रुप नंबर 2, राइट? फंगस का ग्रुप नंबर 2, जिसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। ओके, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, they are developed fungus, right? They are called developed fungus।
डेवलप्ड फंगस हम इसलिए बोलेंगे उसको बिकॉज उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो वेल डेवलप्ड है, राइट। सो उसीलिए उसको हम डेवलप्ड फंगस बोलेंगे। डू रिमेंबर दिस। ओके, एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम जो कॉमन नाम है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक फंगस। सेक का मतलब होता है कोथड़ी, थैली, राइट। सो इट इज कॉल्ड सेक फंगस। ये उसका कॉमन नाउन है, कॉमन नाम है उसका। ओके, साइज में अगर आप देखो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में उसको आप कंपेयर करो तो ये एक ही ऐसी फंगस है जिसमें यूनिसेल्यूलर फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। यूनिसेल्यूलर हो सकती है ये। एस्कोमाइसिटीज यूनिसेल्यूलर यीस्ट का ग्रुप है। यीस्ट जिसके बारे में आपने पढ़ा है, आगे भी पढ़ा है, लेटर ऑन भी पढ़ने वाले हो। जब तक बायोलॉजी पढ़ोगे यीस्ट के बारे में आपको पढ़ना ही है। यीस्ट इज दैट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फॉर अस। उसका वैल्यू बहुत ही है बायोलॉजी के अंदर। फाइन। सो यीस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स ऑफ द बायोलॉजी। तो आपको जब तक बायोलॉजी पढ़ोगे तब तक आपको यीस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है, बाकी जिसकी स्पेशलिटी आप इधर बॉटनी में जाओगे या तो जूलॉजी में जाओगे या तो मेडिकल में जाओगे, तो उस हिसाब से आपके रेस्ट ऑफ दी जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये 2-3 कंसेप्ट सब में कॉमन आते हैं, राइट। सो इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंटली याद ही रखना पड़ेगा। सो यीस्ट जो है, जो यूनिसेल्यूलर है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एस्कोमाइसिटीज। वो एस्कोमाइसिटीज में आती है, राइट। दो है ऐसी जो यूनिसेल्यूलर है, एक है यीस्ट और एक है सेकेरोमाइसिस। दो है, नॉट ओनली यीस्ट। ऐसा सिमिलर ग्रुप दूसरा है जिसको बोलेंगे हम सेकेरोमाइसिस, राइट। ओके, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मल्टीसेल्यूलर। सबसे ज्यादा तो वो मल्टीसेल्यूलर ही है। से फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, जिसके बारे में आपको पता है, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक, राइट। तो वो जिसमें से बना वो पेनिसिलियम है और वो भी एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में से है। नाउ कम्स, उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की, मल्टीसेल्यूलर अगर है तो उसका माइसेलियम जो होगा वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगा, राइट। ब्रांच्ड एंड सेप्टेट माइसेलियम। ओके, माइसेलियम का मतलब क्या होगा? व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ माइसेलियम? किसको पूछूं? हिम्मतनगर से पूछते हैं। चलिए, हिम्मत करके बोलिए। चलिए, माइसेलियम का मतलब क्या होगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइसेलियम? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। चलो, पालनपुर बोलिए। Network of hierarchy. सॉरी, फिर से। Network of hierarchy. यस, इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफे। इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफे। तो यहाँ पे जो ये हाइफे होती है, माइसेलियम का मतलब है इट इज ग्रुप ऑफ हाइफे। तो इसका जो हाइफे होता है, राइट, दैट इज फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ इट्स बॉडी। फिलामेंट्स जो होते हैं वो उसको हाइफे बोलेंगे हम। तो इसका फिलामेंट जो होता है ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट होता है। तो यस, इफ वी सी द स्ट्रक्चर हियर, तो ये है उसका ब्रांच्ड हाइफे। बीच में ये जो सेल्स है, सेल्स के बीच में उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो अभी तक मेंटेन्ड है, डिसॉल्व नहीं हुआ है।
तो ये हर एक सेल एक दूसरे से कंपार्टमेंटली अलग अलग है, तो वो बोलेंगे हम उसको सेप्टेट। ओके, अब है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंगस है तो एक बात फिक्स होगी, वो सेप्रोफाइटिक तो होगा ही। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब हमें पता है, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर से न्यूट्रिशन लेता है उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक, राइट। दूसरा है डीकंपोजर। डीकंपोजर का मतलब क्या होगा, डेड मटेरियल को, डेड मटेरियल के अंदर जो भी अनयूज्ड और अनयूजेबल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, उसको वो एज ए फूड लेगा, उसका वो डीनेचरेशन करेगा, उसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और उसमें से वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये जो करता है वो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डीकंपोजर। तो काफी सारे इसके जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स है, ग्रुप है, वो डीकंपोजर्स हैं। सम आर पैरासाइटिक। पैरासाइट हमें पता है, लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग मैंने किया था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर से फूड नहीं डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स ले लेता है तो उसको हम बोलेंगे पैरासाइटिक। एक है कोप्रोफिलस, ये एक नया आया, कोप्रोफिलस, राइट। अगर वो डंग में से, डंग मीन्स एनिमल का डंग जो होता है, छाण जिसको बोलते हैं, राइट, छी, इसके ऊपर से अगर न्यूट्रिएंट्स लेता है तो उसको हम बोलेंगे कोप्रोफिलस टाइप का न्यूट्रिशन। तो उसका भी डिकम्पोजिशन वो करते हैं, वो काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन ही है, तो कोप्रोफिलिक है कुछ। तो यहां पे ये आपको याद रखना है, उसके चार टाइप के डिफरेंट चार टाइप के न्यूट्रिशन के मोड्स। नंबर 1 सेप्रोफाइटिक, नंबर 2 डिकम्पोजर, नंबर 3 पैरासाइटिक एंड नंबर 4 है कोप्रोफाइटिक, सॉरी। सो ये चार टाइप के डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके। नाउ कम्स द मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन अगेन यहां पे देखने को मिलेंगे आपको, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये है आपका जो फंगस का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का रिप्रेजेंटेशन। यहां पे आपको देखने को मिलते हैं ये स्पेशल स्पोर्स, स्पेशल स्पोर बनते हैं जिससे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये स्पेशल स्पोर है इसलिए उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। तो द नेम ऑफ एसेक्सुअल स्पोर इनटू फंगस इज कोनिडिया, या तो कोनिडियोस्पोर बोलेंगे हम उसको, कोनिडियोस्पोर। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोनिडिया। कहां से होता है, कोनिडिया से होता है, राइट। तो कोनिडिया इज अ स्ट्रक्चर, कोनिडिया इज अ स्ट्रक्चर जहां पे कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस होता है। तो ये है कोनिडियोस्पोर या तो कोनिडियोफोर। तो कोनिडिया प्रोड्यूस बाय एक्सोजीनसली, ये वर्ड आपको याद रखना है, स्पेसिफिकली विथ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, एक्सोजीनस, राइट, एक्सोजीनस प्रोड्यूस होता है। माइसेलियम का नाम है कोनिडियोफोर, माइसेलियम का नाम है कोनिडियोफोर। तो ये रहा आपका कोनिडियोफोर, ये आपका कोनिडियोफोर है, राइट। कोनिडियोफोर के ऊपर, हर एक कोनिडियोफोर के ऊपर अगर आप देखोगे यहां पे ये
स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बाहर की तरफ, एक्सोजीनस का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, एक्सोजीनस का मतलब बाहर की तरफ ये कोनिडिया बन रहे हैं, देखिए। तो अगर वो अंदर नहीं बनते हैं और बाहर की तरफ बनते हैं, इसलिए उसको बोला गया है एक्सोजीनसली गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तो कोनिडिया यानी कि ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्पोर्स, ये छोटे छोटे स्पोर बन रहे हैं, बाहर की तरफ बन रहे हैं, किसमें? तो कि ये जो है कोनिडियोफोर के स्ट्रक्चर के बाहर से बन के रिलीज होते हैं। कोनिडिया उड़ के जाएगा हवा में उड़ेगा एंड कहीं पे भी वो सेटल हो जाएगा। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है जर्मिनेट होने के लिए, देन कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू नेक्स्ट जनरेशन माइसेलियम। तो ये है उसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं उसके स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, उसी से उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फेमस है। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है सामने, उसको हम बोलते हैं आस्की, और उसी के ऊपर से उसका नाम पड़ा है आस्की, जिसके पास है एस्कोमाइसिटीज, राइट। तो यहां पे ये स्ट्रक्चर जो है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन लेके देखें तो ऐसा आपको दिख लेगा। तो ये इसके अंदर यहां पे काफी छोटी छोटी पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये रहे, ये, राइट, ये। सो ये छोटी छोटी एस्कीज है, एस्की। ये जो है गैप है, एक छोटे छोटे पाउच है, और इसको हम बोलते हैं आस्की। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा आस्की। आस्की इज स्पोरोगोनिया। ये स्पोरोगोनिया कैसा होता है? पाउच है, इसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये भी लाइक अ स्पोरोगोनिया ही है, लेकिन स्पोर जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। ये तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो हम उसके लिए स्पोरोगोनिया वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, तो कुछ नाम देना पड़ेगा, इसलिए उसको नाम मिला है एस्की, राइट। तो इसका नाम है एस्की। एस्की के अंदर सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, एस्की के अंदर सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, एस्की के अंदर क्रिएट होते हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया है एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, राइट। तो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली। अब इसके पहले जो वर्ड था एक्सोजीनसली, इससे उल्टा यहां पे है एंडोजीनसली। क्यों? क्योंकि ये कोथड़ी के अंदर क्रिएट हुए हैं, ये जो आस्की है उसके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए ये वर्ड लिखा है एंडोजीनसली। तो एस्कोस्पोर एंडोजीनसली आस्की के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सिंगुलर अगर हम बोलेंगे, प्लूरल वर्ड है आस्की, सिंगुलर वर्ड है एस्कस। तो एक एस्कस के अंदर काफी सारे एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, ये जो पूरा बॉडी बना है, ये पूरा बॉडी, इसको हम बोलेंगे एस्कोस्कार्प, एस्कोकार्प्स यानी कि फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प यानी कि फ्रूटिंग बॉडी, राइट। तो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोमाइसिटीज में क्लियरली देखने को मिलती है, फ्रूटिंग बॉडी। ये याद रखना है, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, उसमें ऐसी फ्रूटिंग बॉडी इतनी डेवलप्ड कंडीशन में नहीं मिलती। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है जो आपको क्लियरली याद रखना पड़ेगा। फ्रूटिंग बॉडी क्लियरली दिखती है एस्कोमाइसिटीज, फ्रूटिंग बॉडी क्लियरली नहीं दिखती है बेसिडियोमाइसिटीज। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिलेगा आपको एस्कोमाइसिटीज में, राइट।
बट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको नहीं देखने को मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता ही नहीं, उसमें स्पोर प्रोड्यूस ही नहीं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये डिफरेंसेस है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रेडी? अब आए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं विथ देयर इंपॉर्टेंस, ये तो क्वेश्चन में होंगे ही, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, राइट? से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काफी सारे 3 कैटेगरी में आपको एग्जाम्पल सेट किए हैं। पहली कैटेगरी में दिया है एस्परजिलस, राइट, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। आई रिपीट, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ये 3 एग्जाम्पल यहां पे स्पेशली आपको दिए गए हैं। उस तीनों का अलग ही इकोनॉमिकल वेटेज है। स्पेशली एस्परजिलस जो है वो एडिबल है, राइट? एडिबल मतलब जिसको आप खा सकते हो। क्लेविसेप्स वो भी एडिबल है। न्यूरोस्पोरा जो है वो बहुत ही ज्यादा अलग ही टाइप का उसका इंपॉर्टेंस है, वो रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूरोस्पोरा। तो वो यहां पे दिया गया, ये रहा सेकेंड पॉइंट। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल स्टडी। रिसर्च जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, या तो वो बायोकेमिकल यानी कि चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, या तो वो जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो ये दोनों बायोकेमिकल या तो जेनेटिकल स्टडी होती है, उसमें ये ऑर्गेनिज्म यूज होता है स्टडी के लिए, न्यूरोस्पोरा, राइट? ओके, अब आती है थर्ड पॉइंट की बारी। मोरेल एंड ट्रफल्स नाम है फंगस का, एक मोरेल, दूसरा ट्रफल्स। ये बहुत ही सॉलिड प्रोटीन के सोर्स है, तो उसकी वैल्यू जो है एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एडिबल में ही है, डेफिनेटली दे आर एडिबल। तो मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर इवन डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी होते हैं, राइट? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ये है मोरेल्स यहाँ पे जो दिख रहा है, और ये है ट्रफल्स जो यहाँ पे दिख रहा है। सो मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्टी एडिबल फंगस। बाकी यूजुअली क्या होता है, ये कड़वा या टेस्ट लेस नहीं होता है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर अच्छा टेस्ट नहीं होता है फंगस का, बट ये दोनों टेस्टी है, राइट? ओके, नाउ बेसिडियोमाइसिटी कैटेगरी या तो क्लास नंबर 3, राइट? ऐसा तो नहीं बोल सकते थर्ड क्लास ऑफ फंगस, ऐसे नहीं बोल सकते ना, क्लास नंबर 3 ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो क्लास नंबर 3 बेसिडियोमाइसिटीज। तो जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों को मैंने बोला था वेल डेवलप्ड फंगस, तो दोनों के डिफरेंस के 2-3 पॉइंट मैंने क्लियर किए हैं। दोनों डेवलप्ड हैं, लेकिन अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो एस्कोमाइसिटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज नहीं कर सकता है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फ्रूटिंग बॉडी क्लियरली विजिबल है एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी क्लियरली विजिबल नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि नहीं है, बट वेल डेवलप्ड नहीं है, एडवांस्ड है, उसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एडवांस्ड है, उसका साइज एंड शेप बड़ा है, राइट? बट उसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें फ्रूटिंग बॉडी क्लियरली, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड, नहीं होती। तो दैट इज द डिफरेंस वी आर सपोज टू रिमेंबर विथ
That is difference what we are supposed to remember between एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। तो उसके 3 अलग अलग ग्रुप के 3 नाम है, तो कॉमन नाम एक भी नहीं है उसमें। जैसे एक को सेक फंगाई बोला था, एक को आपने लोअर फंगस बोला था। यहाँ पे 3 टाइप के हैं। एक है मशरूम, ये कैटेगरी, ये मशरूम कैटेगरी है, छतरी जैसी दिखने वाली। तो ये सभी को हम मशरूम बोलेंगे, छोटे बड़े, कलरफुल, कलरलेस, व्हाइट, येलो, जो भी है। सब कैटेगरी का ग्रुप का नाम है मशरूम फंगस। दूसरा नाम है ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, और ये ग्रुप है ऐसा, इसका शेप ऐसा होता है, ब्रैकेट फंजाई, राइट। और तीसरी कैटेगरी, तीसरा ग्रुप जो है ये पफ बॉल्स बोलते हैं इसको। एकदम वो सॉफ्ट बॉल नहीं होता है, क्रिकेट खेलते हैं सॉफ्ट बॉल, एकदम सॉफ्ट बॉल होता है, लगता नहीं है। तो घर में भी क्रिकेट खेलना हो तो हम सॉफ्ट बॉल से खेल सकते हैं, मम्मी डांटती नहीं है, इन शॉर्ट, है ना। तो वो सॉफ्ट बॉल जैसा है, तो उसको पफ बॉल बोलते हैं। तो सेम टू सेम गोल ही है, एंड पफिंग हो सकता है, ऐसा सॉफ्ट है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, तो उसको पफ बॉल्स बोलते हैं। सो ये 3 डिफरेंट कैटेगरी है बेसिडियोमाइसिटीज टाइप के फंगस की। चलिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तीनों ग्रुप में, राइट। ओके, सब जाग रहे हो? आर यू वेरी श्योर? सभी जाग रहे हैं? ऑल राइट। चलिए एक गुड न्यूज देता हूं, एक गुड न्यूज देता हूं, है ना। दिस इज द ईयर, दिस इज द ईयर अपनी जो भी जीसीआई के सेंटर्स है ना, जीसीआई के जितने भी सेंटर्स, उसका पहला 12th का रिजल्ट आया है। सभी सेंटर्स में 12th शुरू नहीं था, कुछ सेंटर में बाद में हुआ, कुछ, लेकिन जैसे हम जीसीआई की बात करेंगे, ज्ञान मंजरी करियर इंस्टीट्यूट, तो उसका 12th का ये जो फर्स्ट बैच है जीसीआई का, वी आर प्राउडली सेइंग वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रीचिंग इनटू द एम्स, राइट। जूनागढ़ सेंटर में से रोहित करके अपना एक लड़का है, एक्स स्टूडेंट हम बोलेंगे अभी, तो ही गॉट एडमिशन इनटू एम्स राजकोट सेंटर। तो वी आर वेरी प्राउड कि जीसीआई एम्स तक पहुंच गया है। यस, एसयूवी सूरत, तुम्बे बाद में मारेंगे हम एक दूसरे को, है ना। आप भी एम्स में जाएंगे इलाज करवाने के लिए, यहाँ का, है ना। सो वी होप दिस लेगेसी ईयर बाय ईयर विल बी कंटिन्यूड। आपका भी रिजल्ट आए तो हम प्राउडली कह सके कि 10 लोग एम्स में गए हैं। ये फर्स्ट ईयर था तो 1 गए, तो सेकंड ईयर में मल्टीप्लाई होंगे ना, 1 में से कम 10 तो होने चाहिए ना, 10 फोल्ड तो इंक्रीमेंट होना चाहिए ना। तो आप जब एग्जाम दे के एम्स में जाएंगे अगेन, उसके नेक्स्ट बैच में मैं अनाउंस करूंगा कि भाई मैंने जिन जिन बच्चों को पढ़ाया है उसमें से ये बच्चे हैं, नाम लेके अभी कैसे बोला कि रोहित नाम का एक लड़का है जो गया, तो आप सबका नाम भी इन फ्यूचर मुझे लेना पड़े, ऐसा आशीर्वाद मैं दे रहा हूं दिल से आप सबको, राइट। बहुत ही कॉमन मैसेज मैं ये देना चाहता हूं यहाँ पे, बहुत ही कॉमन मैसेज है, ये लॉजिकल मैसेज है। ये जो स्टूडेंट था अपना रोहित, बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से था, बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से था, राइट, बहुत ही पुअर, आई मीन एक्सट्रीमली पुअर बैकग्राउंड से था। मैंने ही पढ़ाया है, 2 साल मेरे ही अंडर पढ़ा है वो, 11th भी मैंने पढ़ाया है उसको, 12th भी मैंने ही पढ़ाया है, राइट। तब ऑनलाइन सिस्टम थी नहीं, आई वॉज प्लेस्ड इन जूनागढ़ सेंटर, और वो जूनागढ़ सेंटर का है वो लड़का। तो हुआ क्या था कि उसका स्टडी करने का ये जो प्रोसेस है, इट वॉज वेरी सिंप्लीफाइड प्रोसेस, वेरी सिंप्लीफाइड। आई मीन जब क्लासेस होती है आराम से बैठ के क्लासेस में पढ़ता है, सुनता है, एनालाइज करता है पूरा कि क्या पढ़ाया है टीचर ने, फिजिक्स में क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, बायोलॉजी में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, एग्जैक्टली सेम टू सेम हर रोज का हर रोज घर जाके उसका कंप्लीटली लिखा आपको दूसरे दिन चेक करो तो परफेक्टली लिखा मिलेगा, आपको परफेक्टली लिखा मिलेगा,
जो भी आपके मॉड्यूल में है वो घर जाके एक बार आराम से लिख के रीड करता था। पहले लिखता था, बाद में रीड करता था, राइट। हम क्या करते हैं, जब हमें ऐसा सुनाया गया है, ऐसा बोला गया है कि आपको ये होमवर्क करना है, एक बार लिखना है, होमवर्क करना है, तो हम उसको एज अ पनिशमेंट लेते हैं। उसने क्या किया था पता है, उसने एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज लिया था। बस उतना डिफरेंस है एम्स में जाने वाले स्टूडेंट और हमारे बीच में। अगर ये डिफरेंस टूट गया तो वी आर रीचिंग टू द एम्स वेरी इजीली। उसने कभी ऐसा नहीं बोला है, 2 साल में उसने कभी ऐसा नहीं बोला है कि सर मेरा होमवर्क ज्यादा होने जा रहा है, मैं पहुंच नहीं रहा हूं होमवर्क में। कभी ऐसी कंप्लेंट नहीं की है। दिस इज द रीजन व्हाई ही इज इनटू एम्स। कभी उसने कोई कंप्लेंट नहीं किया कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। एक बार भी वो बायोलॉजी के डाउट में मेरे पास नहीं आया है। इट इज अ रिकॉर्ड टिल नाउ कि मेरा कोई स्टूडेंट एक भी बार डाउट जनरेट करके नहीं आया और फिर भी वो एम्स जैसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको डाउट जनरेट नहीं करने हैं, बट आप रीड ही इतना कर लो कि डाउट हो ही नहीं। अगर हो तो आप घर जाके अपने आप जब क्लेरिफाई करना शुरू करोगे ना, तब आपको आने बायोलॉजी को आप अच्छी तरह से, फिजिक्स को आप अच्छी तरह से, केमिस्ट्री को आप अच्छी तरह जान लोगे। और जब ये अच्छी तरह से जानने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी ना, देन आपका जो मेंटल लोड होता है ना, वो लोड रहेगा ही नहीं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये लोड है, एंड यू विल डेफिनेटली रीच टू योर सक्सेसफुल गोल, राइट। तो यही मैं आपको क्लियर कट इंडिकेटिव मैसेज देना चाहता हूं कि डरिए मत, सिंसियरली एंड केयरफुली एकदम अच्छी तरह से आप काम कीजिए। रिजल्ट 100% आता ही है अगर आप काम करते हो, है ना। तो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट विथ योर गोल। एंड रोहित जो हमारे स्टूडेंट है जो एम्स जा रहे हैं, उसके लिए वी विल कीप बिग हैंड्स ऑन नेम ऑफ रोहित। चलिए एक बार तालियां हो जाए रोहित के लिए। आई होप कि आप सबके लिए मैं ऐसे ही सेम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन फॉलो करवाऊं, राइट। ऑल राइट, थैंक यू। तो लेट अस कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। बारे में मैं बात कर रहा था। आई वॉज 3 कैटेगरीज के बारे में बात करती। एक था मशरूम, एक है ब्रैकेट फंजाई एंड एक है पफ बॉल्स, राइट। ओके, अब बात करते हैं उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। तो सबसे पहले दे आर ग्रोइंग इनटू द सॉइल। जो सॉइल मॉइस्ट है, मॉइस्ट का मतलब होता है गीली है, मडी सॉइल होती है, मॉइस्ट सॉइल होती है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। नंबर 1, से फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश होती है आपके सराउंडिंग में, एंड अगर वहां पे जो मॉइस्चर बढ़ चुका है सॉइल का, जो सॉइल गीली हो चुकी है, जिसमें वाटर लॉक्ड है, अगर देखोगे तो उसमें इस टाइप की फंगस कॉमनली आपको अभी आजू बाजू में देखने को मिलेगी। सो दैट इज द थिंग। सॉइल जो है ड्राई सॉइल में नहीं मिलेगा, वेट सॉइल में ही मिलेगा। ये आपको याद रखना है, लिखा नहीं है यहाँ पे, इट इज नॉट मेंशन्ड बट इट इज लाइक दैट ओनली। लॉग्स, LOG, लॉग लिखा है, राइट। लॉग का मतलब क्या होता है पता है? जब कोई बड़ा सा ट्री, उसका ट्रंक जो कटा हुआ होता है उसको हम लॉग बोलते हैं। लाकड़े का टुकड़ा, राइट, उसको लॉग बोलते हैं। लेकिन वो भी, ये जो लॉग बोल रहे हैं LOG, लॉग जो यहां पे लिखा है वो क्या है? से फॉर एग्जाम्पल बड़ा सा जंगल है, उसमें कोई ट्री है, वो फॉल करके डाई हो चुका है, तो वो लॉग की बात कर रहे हैं। और वो भी उस सीजन में जब उसको वाटर मिलेगा, मॉइस्चर है तो ये दोनों कंडीशन जो है, ये सॉइल एंड लॉग, ये वेट कंडीशन या तो मॉइस्ट कंडीशन के साथ ही देखने को मिलेगा, ड्राई में नहीं देखने को। ये बात लिखी नहीं है लेकिन आपको पता तो 100% होनी ही चाहिए। ट्री स्टम्प्स, छोटी छोटी डालियां, स्टम्प्स, राइट।
लॉग जो होता है वो मेन ट्रंक होता है और ये स्टंप होता है वो छोटी छोटी डाली होती है, उसको बोलते हैं। तो गिरा हुआ पेड़ होता है, उसकी डालियां जो नीचे पड़ी है, उसका जब वाटर लॉगिंग होगा तो वहां पे भी वो देखने को मिलेगी। सो ट्री ट्रम्स एंड लिविंग प्लांट है तो ये सब डेड है, ये डेड, ये डेड, ये डेड। तो ये 3 कैटेगरी डेड प्लांट के सराउंडिंग में है। बट लिविंग प्लांट में भी हो सकता है, जब लिविंग के अंदर हो या लिविंग के ऊपर हो तो वो होगा पैरासाइटिक, पैरासाइट। लिविंग में तो पैरासाइटिज्म ही होता है ना, डेफिनेटली, ये हमें पता है, राइट। तो आइदर दे आर लिविंग ऑन डेड मटेरियल या तो एज अ पैरासाइट। जब वो पैरासाइट है प्लांट, लिविंग प्लांट के ऊपर जब वो पैरासाइटिक लाइफ जब वो जी रहा है, देन इट इज ऑलवेज के वो कोई ना कोई डिसीज करेगा। पैरासाइट्स आर कॉजिंग डिसीज। तो प्लांट के ऊपर वो पैरासाइटिक है और प्लांट में डिसीज को कॉज करता है। 2 डिसीज का नाम यहां पे लिखा है, एक डिसीज का नाम है रस्ट और दूसरी डिसीज का नाम है स्मट। रस्ट एंड स्मट। रस्ट जो होता है वो सरफेस के ऊपर दाग जैसा हो जाता है, जिसको आप ऊपर से ऐसे अपनी स्किन को मलोगे तो वो खर जाता है, नीचे गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपना जो शुगर केन होता है उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का पाउडर चिपक जाता है, अगर आपको पता, अगर आप इजीली ऐसे खखेरोगे तो वो खखेरा जाएगा, नीचे खिर जाएगा। अगर आप पानी उसके ऊपर डालोगे तो वो धुल जाएगा। तो ये है रस्ट। ब्लैक रस्ट होता है, ब्राउन रस्ट होता है, व्हाइट रस्ट होता है। अलग अलग फंगस में अलग अलग टाइप के रस्ट होते हैं, राइट। और दूसरा है स्मट। स्मट जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं चांदी या तो चांदा जो पड़ जाता है। सही फॉर एग्जाम्पल लेमन होता है, ऑरेंज होता है, उसके ऊपर वो ब्राउन कलर का दाग पड़ जाता है, धीरे 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 फैलता है, वो होता है स्मट। तो या तो रस्टिंग होगा या तो स्मट होगा। 2 टाइप की डिसीज को वो कोज करता है। जब वो पैरासाइटिक होता है तब की बात करता हूं मैं, राइट। उसके माइसेलियम की बात करें, माइसेलियम और एस्कोमाइसिटिस जैसा ही है, ब्रांच्ड है एंड सेप्टेट है। तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करने का। एक ही चीज जो आपको याद रखनी है, कंपेयर टू एस्कोमाइसिटी, राइट। यस सर। स्मर्ट्स का मेरी समझ में नहीं आया। स्मट किसको नहीं समझ में आया, मुझे पता नहीं। कौन सा सेंटर है? पोरबंदर से। पोरबंदर सेंटर, ओके। लींबू घर में होता है, लींबू, लेमन, लेमन, लाइम घर में होता है ना, यस सर। ओके। अब उसके ऊपर उसको आप रख दोगे साइड में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कभी कभी इसके ऊपर एक दाग लग जाता है, ब्लैक कलर या तो डार्क ब्राउन कलर का दाग लग जाएगा। अगर उसको आप छुओगे नहीं तो धीरे धीरे वो फैलता है, राइट। तो दैट इज अ स्मट। उसको धोने से वो निकलेगा नहीं, है ना, वो धोने से निकलता नहीं, वो सड़ा ही देता है अंदर से। तो दैट इज रस्ट। क्या होता है, ऊपर से आप पानी से धोओगे ना तो निकल जाएगा, लेकिन स्मट जो है वो निकलता नहीं है, वो स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट करके अंदर तक जाता है, सड़ा पूरा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, है ना। ऑल राइट, फाइन, ओके। माइसेलियम हो गया अपना। यस, मैं जो बात कर रहा था माइसेलियम के ओरिएंटेड। इसका माइसेलियम एंड एस्कोमाइसिटिक का माइसेलियम में डिफरेंस ये है कि एस्कोमाइसिटिक का जो माइसेलियम है वो थिन होता है, थ्रेड लाइक, और इसका माइसेलियम देखिए मस्त, एकदम थिक माइसेलियम है यहाँ पे। डू रिमेंबर दिस, इट इज अ डिफरेंस। ये सबसे ज्यादा बड़ी साइज की फंगस है, सबसे बड़ी साइज की फंगस बेसिडियोमाइसिटीज। साइज में सबसे बड़ी फंगस बेसिडियोमाइसिटीज है। फाइन, नाउ कम्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक खत्म हुए, अब आती है उसके सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने पहले ही बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता ही नहीं है,
there is no asexual reproduction. So first line is the asexual spores are generally not found. It is not found. तो वो क्या asexual reproduction करता ही नहीं है? नहीं, करेगा, लेकिन it has some alternative format. उसका ऑल्टरनेशन उसने ढूंढ लिया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का रिप्लेसमेंट लिया है उसने. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम क्या है? फ्रेगमेंटेशन. राइट? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन. वी नो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, तो वो ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूं. जब वो उसका बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों इंडिविजुअल ग्रो करके एक में से दो हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. ओके, नाउ comes the sexual reproduction. So as I said earlier, एस्कोमाइसिटीज में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी, बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं. यहां पे सेक्स ऑर्गन यानी कि फ्रूटिंग बॉडी जो है, राइट, इट इज, देखिए यहां पे इट इज एब्सेंट. वेल डेवलप्ड क्या? एब्सेंट है, नहीं देखने को मिलेंगे. वो फ्रूटिंग बॉडी नहीं है. यहाँ एक बड़ा सा वो कप बना था, पता है, एस की, एस्कोफोर बना था, उसके अंदर छोटी छोटी एस की थी. ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है नहीं. राइट? सो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, ऑर्गन नहीं बनता है. राइट? बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोगेमी अकर्स. प्लाज्मोगेमी तो होता ही है, प्लाज्मोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा, उसके बाद मियोसिस का स्टेप आएगा. राइट? तो फ्यूजन ऑफ गेमिट होगा. सबसे पहला स्टेप फ्यूजन ऑफ गेमी क्या है? राइट? प्लाज्मोगेमी. क्या होगा? फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स. अब वर्ड आया है वेजिटेटिव और सोमेटिक. कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके बॉडी के सेल्स जो होते हैं दो टाइप के होंगे. राइट? एक होगा सेक्स सेल्स, एक होगा नॉर्मल बॉडी, दैट इज नॉर्मल टिश्यूज सेल्स. इसको हम बोलते हैं, अगर प्लांट है तो वेजिटेटिव सेल्स. क्या बोलेंगे? अगर प्लांट है तो वेजिटेटिव सेल बोलेंगे. अगर एनिमल है तो उसके लिए नाम यूज होता है सोमेटिक सेल. सोमेटिक सेल बोलते हैं. तो इन दोनों का मतलब सेम ही है. अगर मैं वेजिटेटिव सेल बोलूं या सोमेटिक सेल बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है, जिससे आपके नॉर्मल बॉडी टिश्यूज बनते हैं. सेक्स सेल किसको बोलेंगे? आइदर वो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो वो करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो सिर्फ रिप्रोडक्शन के अंदर एंगेज है. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए जो सेक्स सेल रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं यूजुअली स्पोर्स. एम आई वेरी करेक्ट? एंड जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली हम उसको बोलते हैं गैमीट्स. तो ये हायरार्की है, टाइप्स ऑफ सेल का पर्टिकुलर मीनिंग है. तो ये जब एक्सप्लेनेशन के अंदर आता है तो आपको एक्चुअल में मीनिंग टेक्निकली पता होना चाहिए कि इसका मतलब टेक्निकली, परफेक्टली, बायोलॉजिकली क्या है. इसलिए मैंने पूरी हायरार्की आपको लिख के दी है कि बॉडी के अंदर ये दो टाइप के सेल होते हैं. नॉर्मल बॉडी सेल, जिसको हम बोलेंगे या तो वेजिटेटिव या तो सोमेटिक सेल, एंड सेक्स सेल, जो एसेक्सुअल सेक्स सेल है उसको स्पोर बोलते हैं, एंड सेक्सुअल सेक्स सेल्स है उसको हम बोलते हैं गैमीट्स यूजुअली.
फाइन। सो यहां पे लिखा वेजिटेटिव या तो बॉडी के नॉर्मल सेल का फ्यूजन हो जाएगा, बॉडी के जो नॉर्मल सेल होते हैं यानी कि हाइफे के दो सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। तो ये नई बात नहीं है, आपको इसके पहले भी ऐसा ही दिखाया, सुनाया, समझाया, पढ़ाया गया है। देखिए ये रहा, यहां पे सेम टू सेम तो है, ये हाइफे है एक, ये दूसरी हाइफे है, उसका नॉर्मल सेल आउटग्रोथ होके फ्यूज हो गया। तो एबनॉर्मली वहां पे देखने को मिलेगा और यहां पे देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है। ये कौन सा है, देखिए फाइकोमाइसिटीज में भी ऐसा ही होता है, एस्कोमाइसिटीज में ही ऐसा ही होता है और बेसिडियोमाइसिटीज में भी ऐसा होता है। सब में नॉर्मल सोमेटिक सेल ही आगे बढ़ के ये फ्यूजन करता है। राइट। सो दोनों का फ्यूजन होगा, दो वेजिटेटिव यानी कि सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे इस पर्टिकुलर इवेंट में। एक प्लांट बॉडी दूसरी प्लांट बॉडी अगर एक दूसरे से अलग है और उसका फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्रॉस पॉलिनेशन। याद आ गया, याद आ गया, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो सेम वे में यहां पे है, देखिए लिखा क्या है, डिफरेंट स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ाया था, बैक्टीरिया की स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन मतलब कॉलोनी। याद आ गया, तो एक कॉलोनी का ऑर्गेनिज्म है, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म जिसका फ्यूजन होने वाला है वो दूसरी कॉलोनी का है। दैट्स व्हाट दे आर मीनिंग। और इन दोनों के दो डिफरेंट गेमेटिक सेल नहीं, वेजिटेटिव सेल्स का फ्यूजन होने वाला है। ये डिफरेंस को आपको याद रखना है प्रॉपरली। तो यहां पे जो फ्यूजन होने वाला है वो डिफरेंट कॉलोनी के है, डिफरेंट स्ट्रेन के है। तो अगर डिफरेंट स्ट्रेन के है तो एक फायदा क्या होता है कि उस दोनों का जीनेटिकल कंपोजिशन है, यानी कि जीन्स है, वो दोनों एक दूसरे से अलग है। और उसका जब कॉम्बिनेशन होगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट जीन वाले दो अलग ऑर्गेनिज्म में से जब नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसमें जीनेटिकल रिकॉम्बिनेशन होता है। आई रिपीट, जीनेटिकल रिकॉम्बिनेशन होता है। चैप्टर नंबर 10 स्टैंडर्ड 11 राइट, उसमें आपको मियोसिस में ये सब फेनोमिना और ये सब मीनिंग्स, ये वर्ड समझाए गए हैं। राइट, तो ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है उससे प्रोड्यूस होती है वैरायटी। जितनी ज्यादा वैरायटी होती है उतना वो ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड कहा जाता है। तो यहां पे मैंने वेल डेवलप्ड पहले ही बोला है कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन है, बेसिडियोमाइसिटीज। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर देखिए, ये सबसे अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन तो नहीं बोल सकते, लाइक दैट एक्टिविटी, क्रॉस पॉलिनेशन जैसी एक्टिविटी। दो अलग अलग जीनोटाइप वाले दो अलग अलग इंडिविजुअल में फ्यूजन होता है। अंडरस्टूड, इसलिए वो बेस्ट जीनोटाइप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेस्ट वेराइटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड टाइप की फंगस है। ओके, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, यहां पे अगेन एक अच्छा सा वर्ड दिया है, डाइकैरियोटिक स्टेज। ओके, ये दो वेजिटेटिव सेल है, दो वेजिटेटिव सेल है। से फॉर एग्जाम्पल ये एक फंगस है, ये एक फंगस है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ये एक फंगस है। से फॉर एग्जाम्पल ये दूसरी फंगस है, ऐसा ये फंगस है, ये भी फंगस है। एक वेजिटेटिव सेल यहां से एक्सटेंड हुआ,
एक वेजिटेटिव सेल यहां से एक्सटेंड हुआ, इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे जो सेल बनेगा, ये जो सेल बनेगा डिफरेंशिएट होगा। से फॉर एग्जांपल ये बन गया अपना जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर बना। क्या बना? जाइगोस्पोर, जाइगोट हो गया। अब पहले जो इवेंट होना है यहां पे, ये कॉन्जुगेशन है जिसके 3 स्टेप होंगे। पहला होगा प्लेज्मोगेमी, दूसरा होगा कैरियोगेमी, और तीसरा इवेंट होने वाला है मियोसिस। ये 3 इवेंट खत्म होने के बाद ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट गिनी जाती है। एस्पायर सूरत गर्ल्स, एस्पायर सूरत गर्ल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन क्या होता है? व्हाट इज कॉन्जुगेशन? हेलो, एस्पायर सूरत स्कूल, एम आई ऑडिबल? Okay, so I am not listening to you. I could not be able to hear you. And मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर I am expecting. Okay, leave it. You do whatsoever you are doing. Conjugation 3 phase में होता है. As I said earlier as well when we were discussing general characteristic of the fungus. Mode of रिप्रोडक्शन इन फंगस के बारे में जब बात की थी तब ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। N+N स्टेज डाइकैरियोटिक स्टेज में वो सीज हो जाता है, उसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, ऐसा आया था इफ यू रिमेंबर, राइट। तो जब जो बात की थी कि ये जो जाइगोस्पोर बना ये 2N है, ये 2N कैरियोगेमी के बाद बनता है। प्लाज्मोगेमी जब होता है तब वो 1, ये N जो होता है ऐसा एक हेप्लॉइड होता है। कैरियोगेमी के बाद वो इस स्टेज में आ जाएगा, N+N स्टेज में आ जाएगा, राइट। अगर ये कंटिन्यू हुआ तो मियोसिस होगा, ये N+N ज्वाइंट हो गए 2N बनेगा और 2N में से फिर हेप्लॉइड बन जाएगा, तो ये है मियोसिस अगर हुआ तो। बट ये बात यहां तक पहुंचती नहीं है बिकॉज आफ्टर कैरियोगेमी जब ये एक न्यूक्लियस यहां से आएगा, एक न्यूक्लियस यहां से आएगा, तो ये दोनों न्यूक्लियस सीज हो जाएंगे, इसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा, इसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा, इसको संभालने वाला अब कोई नहीं है। तो ये क्या होगा, इसके आजू बाजू में, इसके सराउंडिंग में एक टफ कोटिंग बन जाएगा, राइट। टफ कोटिंग बना इसलिए वो स्पोर बन गया, तो इसलिए तो उसको नाम दिया गया है जाइगोस्पोर बन गया। तो ये जो स्टेज में है ना वो है डाइकैरियोन। डाइकैरियोन मतलब 2 न्यूक्लियस है उसके अंदर, एक है N और दूसरा भी है, वो भी है N। तो N+N स्टेज में वो सीज हो गया है, फ्रीज हो गया है, राइट। सो ये बात यहां पे जो है दी गई है। 2 वेजिटेटिव सेल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइकैरियोटिक स्टेज। वो डाइकैरियोटिक स्टेज में पहुंच जाएंगे और इनएक्टिव हो जाएंगे। वो जो जाइगोस्पोर होगा वो अब हवा के साथ या पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, राइट। और जब उसको लेटर ऑन फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब तुरंत हो भी सकता है, 1 वीक के बाद भी हो सकता है, 1 मंथ के बाद भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, कुछ सालों के बाद भी हो सकता है। इट गिव्स राइज टू न्यू बेसिडियम बट ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब वो नया बेसिडियम बनाएगा। कौन बनाएगा? जाइगोस्पोर, राइट।
Okay. Whatsoever I have written, explained by the diagram, it is mentioned here. Karyogamy and meiosis occurs in basidium, producing 4 basidiospore. जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो उसने बनाया बेसिडियम. बेसिडियम के अंदर क्या होगा? मियोसिस. मियोसिस के पहले वो डाइकैरियोटिक स्टेज में चला गया था. उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिली तब उसने क्या बनाया? बेसिडियम. बेसिडियम के अंदर क्या होगा? मियोसिस. मियोसिस जब होती है तब वो 2n में से n हो जाएगा. 2n कौन है? वो स्पोर है. जो डाइकैरियोन स्पोर था, जाइगोस्पोर, वो क्या है? 2n. उसका मियोसिस हुआ तो जो बना वो ये है, बेसिडियोस्पोर है. क्या है? बेसिडियोस्पोर, जो हेप्लॉइड है. तो वो मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे, हेप्लॉइड है और बेसिडियोस्पोर है. और वो बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे? वो बनेंगे एक्सोजीनस. एक्सोजीनस का नाम क्या, मतलब क्या है? एक्सोजीनस का मतलब बाहर की साइड, बाहर प्रोड्यूस होते हैं. अब बाहर उसको प्रोड्यूस क्यों होना है? बिकॉज यहां पे फ्रूटिंग बॉडी नहीं, नो फ्रूटिंग बॉडी. तो फ्रूटिंग बॉडी होगी तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, राइट? यहां पे फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, इसलिए वो एक्सोजीनस, बाहर की तरफ बनता है. एक्सोजीनसली बनेगा. कौन? बेसिडियोस्पोर. एस्कोस्पोर कैसे बना था? एंडोजीनसली, बिकॉज उसके पास एस्की है, वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन है उसके पास. यहां पे नहीं है, इसलिए उसको एक्सोजीनसली बनना पड़ता है, राइट? ओके. बेसिडिया आर अरेंज इनटू द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प. तो यहां पे ये सब स्टोरी खत्म होने के बाद एक छोटी सी फ्रूटिंग बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प. क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प बनता है. अब ये जो है ये पूरा ये है. आप जिसको मशरूम बोलते हो ये एक्चुअली बेसिडियोकार्प है, राइट? क्या है वो? बेसिडियोकार्प है. अगर ये जो स्ट्रक्चर है उसका, ये स्ट्रक्चर, इसका क्रॉस सेक्शन लेके इसको देखा जाए, इसका क्रॉस सेक्शन लेके इसको देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा दिखेगा आपको. ये जो पूरा स्ट्रक्चर, इसका क्रॉस सेक्शन देखो तो उसका वॉल जो है ऐसा दिखेगा. और ये यहां पे देखने को मिलेगी, ये जो पार्ट है इसका ये जूम है, राइट? तो ये जूम यहां पे है. अब ये, इसको क्या बोलेंगे हम? ये जो है सेप्टम, सेप्टम बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? सेप्टम. ये जो सेप्टम है इसको ज्यादा जूम करूंगा तो ये है उसके हाइफे. क्या है? इसके हाइफे. हाइफे के एंड में क्या होता है? ये बेसिडियम है. क्या है? बेसिडियम है. तो ये जो ऊपर की छतरी आपको देखने को मिली, ये छतरी का क्रॉस सेक्शन लिया मैंने. क्या लिया मैंने? छतरी का क्रॉस सेक्शन. तो उसमें ऐसे पर्दे देखने को मिलते हैं, ऐसे पर्दे देखने को मिलते हैं. अगर मैंने पर्दे को जूम कर दिया, जूम करके बड़ा देख, तो ये पर्दे का जो ये है वॉल, ये वॉल में मुझे देखने को मिलेंगे हाइफे. और ईच हाइफे के एंड पे होगा बेसिडियम. बेसिडियम बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा सा होता है. उसके अंदर कोई भी सेल प्रोड्यूस नहीं हो सकता है. तो बेसिडियम जो है वो n+n स्टेज में होगा. n+n स्टेज में होता है, पहले n+n स्टेज में होता है. लेटर ऑन ये बन जाता है 2n, 2n, 2n. जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब. ये मैं मशरूम की बात कर रहा हूं. देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स. मशरूम में क्या होता है ये मैं समझा रहा हूं आपको.
2n में से उसका होगा मियोसिस। जब मियोसिस होता है तब ये 1 2 3 4 सेल प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो सेल कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? अंदर की साइड प्रोड्यूस हो रहा है या तो बाहर की साइड? बाहर की साइड प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ पे? बाहर की साइड। इसलिए उसको मैंने बोला है एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। तो मशरूम के एग्जाम्पल में मैंने ये पूरी जो स्टोरी यहां पे की है वो समझाई आपको, राइट? तो बेसिडियोकार्प ये है, बेसिडियोकार्प। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको, ये बेसिडियोकार्प है, बेसिडियोकार्प। ओके, एग्जाम्पल्स जो यहां पे दिए गए हैं, एक है एगेरिकस जिसको आप बोलते हो मशरूम, एक है यूस्टिलागो जो रिस्पॉन्सिबल है स्मट, सड़ा जो रोग होता है उसके लिए, पक्सिनिया जो रस्ट फंगस बोलते हैं। ये दोनों पैरासाइटिक फंगस है। कैसी है? पैरासाइटिक। देखो लिखा नहीं है यहां पर कि ये दोनों पैरासाइटिक है या नहीं है, बट मैंने आपको क्या कोरिलेशन समझाया था? अगर वो पैरासाइटिक है तो वो डिसीज कॉजिंग है। 2 डिसीज मैंने आपको समझाया था, एक था स्मट, एक था रस्ट। तो अब यहां पे ऐसा है कि यूस्टिलागो स्मट प्रोड्यूस करता है एंड पक्सिनिया रस्ट प्रोड्यूस करता है। तो डेफिनेटली ये दोनों विथ दैट रिस्पेक्ट पैरासाइटिक फंगस के एग्जाम्पल हैं। यस सर, पोरबंदर वाले सर। सर आपने तो वो स्मार्ट का बोला था कि जो लेमन में होता है, तो लेमन थोड़ी ना ग्रीन होगा, तो उसमें कैसे कैसे? फिर से आपने बोला था कि स्मार्ट में वो जैसा लेमन का एग्जांपल दिया था, तो वो लेमन तो लिविंग नहीं होगा, तो पैरासिटिक कैसे? लेमन लिविंग नहीं, आपने जो यहाँ वो लेमन की बाटली नहीं, वो नींबू होता है ना अपना, वो लिविंग थोड़ी ना, वो लिविंग थोड़ी ना होगा। आपने बोला ना यूस्टी आपको पैरासिटिक, पर लेमन लिविंग नहीं, ऐसा किसने बोला? लेमन तो मतलब फ्री से अलग हो गया तो लिविंग नहीं होगा। अरे ऐसा आप अंदाज लगा लोगे लिविंग नहीं होगा, वो लिविंग ही है अंटिल वो सूख जाता है, अंटिल वो सूख जाता है वो डेड नहीं है। उसकी खुद की एक सेल्फ लाइफ होती है, राइट? उसकी खुद की एक सेल्फ लाइफ होती है। देखिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, कॉमन एग्जांपल है। जामनगर में आपके पास आपका हैंड रेस हुआ है, आपके पास बाद में आता हूं सर, आप नोटिसेबल हो सर, है ना? अगर कोई आदमी, सही फॉर एग्जांपल कोई आदमी की डेड होती है, अपने सराउंडिंग में कोई आदमी की डेथ होती है, अगर आपको पता हो कि ऑर्गन डोनेशन का एक कॉन्सेप्ट चालू हुआ है अभी, ऑर्गन डोनेशन का, तो यूजुअली क्या होता है, जिसकी डेथ होती है ना उसकी आईज को डोनेट करते हैं हम फॉर द गुड कॉज, पता है ना? तो वो आईज जो है वो निकल के इमीडिएटली उसको एक सॉल्यूशन के अंदर प्रिजर्व करके उसको हम सीधा लेबोरेटरी में ले जाएंगे, वहां पे वो पड़ी रहेगी। जब मैचिंग क्राइटेरिया का इंडिविजुअल दूसरा जिसके पास आईज नहीं है या तो वर्किंग नहीं है, उसकी वो खराब आईज निकाल के वहां पे जो नॉर्मल, तो वो हमारी आईज मर गई क्या? हमने तो हमारी बॉडी में से निकाल ली, मरी हुई बॉडी थी उसमें से निकाल ली और 3 दिन के बाद इंप्लांट की, फिर भी वो देख रहा है। गेट द पॉइंट और नॉट? दैट्स द पॉइंट कि हम अगर कोई भी फ्रूट की बात करें, जब तक आप खाते हो तो लिविंग ही है, वो साइलेंट मोड में चला गया है, साइलेंट मोड में चला गया है, मोबाइल चालू ही है लेकिन साइलेंट है, लाइक दैट। यस जामनगर वाले सर, आपको अच्छा कुछ फाइन। लास्ट ग्रुप ऑफ फंगस ड्यूटेरोमाइसिटी, राइट? ड्यूटेरोमाइसिटी एक कॉमन सी स्टोरी मैंने आगे जब शुरू की थी तब बोला था शायद कि पहले 2 ही ग्रुप थे, एक फाइकोमाइसिटीज था
और एक ड्यूटेरोमाइसिटीज था। लेकिन धीरे धीरे जैसे रिसर्च हुआ हमें पता चला कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में काफी सारी ऐसी फंगस उस ग्रुप में थी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही थी। उसके बाद उसके दो अलग ग्रुप पड़े जिसका नाम है, एक का एस्कोमाइसिटीज है और दूसरे का बेसिडियोमाइसिटीज। अब हो गए टोटल 4 ग्रुप। तो वही घिसी पिटी स्टोरी यहां पे दी गई है जो मैंने आपको दूसरी बार अभी समझाई, वो स्टोरी पूरी फिर से एक बार यहां पे आपको दी गई है। ओके, ये जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसका कॉमन नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट मतलब नेठा वगरनी, विच इज नॉट परफेक्ट। इम्परफेक्ट फंगस है। क्यों पता है? वो कचरे में, कूड़े में, जहां पे कोई नहीं जा सकता है, आप खड़े भी नहीं रहते, ऐसी जगह पे वो देखने को मिलती है यूजुअली। इसलिए उसको इनकम्प्लीट फूग बोलते हैं। बिकॉज एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर ओनली नोन। तो ये आपको केयरफुली कंसिडर करके याद रखना है। ड्यूटेरोमाइसिटीज कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। वो सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है या तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो बाद में जितने जितने सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में से मिले, उसको हमने दूर करके दूसरे ग्रुप में डाल दिया। क्यों? रूल क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो अगर उस ग्रुप में से कोई इंडिविजुअल ऐसा निकला कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसको वहां से निकाल के हमने दूसरे ग्रुप में डाल दिया। या तो एस्कोमाइसिटीज में डाला या तो हमने बेसिडियोमाइसिटीज बना के उसमें डाला। ये 2 ग्रुप नए बाद में बने थे। ऑल राइट, व्हेन परफेक्ट और सेक्सुअल स्टेजेस वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव्ड टू आइदर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। जब इस ग्रुप में से कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा निकला कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसको हमने उठा के या तो एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया या तो बेसिडियोमाइसिटीज बना के नया ग्रुप बना के उसमें डाल दिया। ओके, it is also possible that asexual and vegetative stages have been given one name placing under Deuteromycetes। तो ऐसी फंगस कि जो सिर्फ आइदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है या तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही कर सकती है, उस ग्रुप को हमने नाम दिया है ड्यूटेरोमाइसिटीज। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी यहां पे जो दिया गया है। एक पॉसिबिलिटी क्या है? ग्रुप में से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग को हमने अलग किया। ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ग्रुप में से हमने सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते उसको अलग किया और नाम दे दिया ड्यूटेरोमाइसिटीज। देयर आर 2 थियरीज वर्किंग ऑन दैट। तो हमने पहली थियरी पकड़ के रखी है कि पहले एक ग्रुप था जिसका नाम था ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसमें से सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो है उसको अलग करके हमने 2 नए ग्रुप बना के टोटल 4 ग्रुप बनाए। सेक्सुअल स्टेजेस अनदर नेम प्लेसिंग अंडर अनदर क्लास। सेक्सुअल स्टेज जिसके आइडेंटिफाई हुए उसके लिए हमने 2 नए ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप बनाया एस्कोमाइसिटीज जिसमें एस की फाइंड होती है, एक का नाम बनाया बेसिडियोमाइसिटीज जिसमें बेसिडियम है, एस की नहीं है। When the linkage were established, the fungus were correctly identified, moved out of the Deuteromycetes। तो पहले एक ही नाम में तीनों थे, सब भी एस्कोमाइसिटीज एक ही ग्रुप में थे, सब भी बेसिडियोमाइसिटीज वही ग्रुप में थे और सब ड्यूटेरोमाइसिटीज तीनों एक ही ग्रुप में थे। बाद में उसको अलग अलग किया गया। जब जब रिसर्च हुई, जब जब उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आइडेंटिफाई किया गया, आइडेंटिफाई होने के बाद उसको अलग किया गया। ओके, नाउ उसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉनिडिया। एक ही रिप्रोडक्शन है उसके पास, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वो भी कॉनिडिया। माइसेलियम के बारे में बात करें, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। एसेप्टेट सिर्फ एक ही में, वो है फाइकोमाइसिटीज। सम आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट। राइट, सेप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल में से ही वो न्यूट्रिशन लेती है, एंड सम आर पैरासाइट। ओके, ये एक चीज है। मेजोरिटी ऑफ देम आर डीकंपोजर्स।
उसके ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर है वो डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर का मतलब क्या होगा? कचरे को रिसाइकल करना, नाम ही उसका यही है, ड्यूटेरोमाइसिटी। उसी के कैरेक्टर के ऊपर से उसको नाम दिया गया है ड्यूटेरोमाइसिटी, राइट। सो डिकम्पोजर ऑफ लीटर, लीटर का मतलब है कचरा, कचरे को वो डिकम्पोज करता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है ड्यूटेरोमाइसिटी। सो व्हेन दे आर डिकम्पोजिंग द लीटर, कचरे को वो डिकम्पोज करता है, राइट, ऑर्गेनिक मटेरियल में से बैक इनऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है, तो वो हेल्प करता है मिनरल्स रिसाइकलिंग को, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, राइट। एग्जाम्पल, Alternaria, Coletotrichum and Trichoderma. I repeat, Alternaria, Coletotrichum and Trichoderma. Trichoderma is a kind of fungus जिसके हिसाब से ये पैरासाइटिक का एग्जाम्पल है, ट्राइकोडर्मा पैरासाइटिक का एग्जाम्पल है। जो डिसीज आपको रिंग वॉर्म नाम का एक डिसीज क्रिएट, गुजराती में धाधर कहवाय, सांभळ्युं छे नाम धाधर, बस ये ट्राइकोडर्मा से होता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिंग वॉर्म। डिसीज को वॉर्म मतलब कीड़ा नहीं है, वो डिसीज का नाम रिंग वॉर्म है, और उसका जो रीजन है वो ये है ट्राइकोडर्मा। बात खत्म हो गई अबाउट फंगस। 4 भी बज गए, टाइम भी खत्म हो गया। फाइन, एक लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू बचा है अपना डिस्कशन में, एंड दैट इज अबाउट वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। तो एक लेक्चर का काम बाकी है चैप्टर नंबर 2 में, इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। फाइन, सो आई विल सी यू लेटर, आई होप देयर इज नो डाउट। All right. Take care. Have a nice time.